हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की संपादकीय का टॉपिक है दुष्कर्म के झूठे मामलों की खतरनाक वृद्धि। तो आज का जो ये टॉपिक है, मैंने ये टॉपिक देखा और मुझे लगा कि ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर तो ये होता है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है और न्याय में देरी के कारण काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। पर ये मामला ये है कि दुष्कर्म के झूठे मामलों की खतरनाक वृद्धि कि कुछ झूठे मामलों के द्वारा पुरुष पर गलत इल्ज़ाम लगाने की बात जो है, यह भी काफ़ी जो है इसकी घटना बढ़ रही है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, शायद इस पर कुछ चीज़ें इस पर रिसर्च करके यहाँ पर दी गई हैं। तो जानना ज़रूरी होता है, हर एक मुद्दे की जानकारी होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा कि इसे हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को और देखते हैं कि इस टॉपिक के माध्यम से हमें क्या कुछ खास जानकारी मिलती है। हाल में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में झूठा केस दर्ज कराने वाली एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट में कहा कि दुष्कर्म जघन्य अपराध है, लेकिन इसके झूठे आरोपों से दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता है। इसी तरह मनीष बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य के संदर्भ में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी प्रतिवादी रुचिका प्रदीप मेहरा पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने के आरोप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1) के अनुसार लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। परंतु ऐसे मामले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जहां झूठे कर्म के आरोप लगाने पर महिला को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। यही कारण है जिसके चलते ऐसी महिलाओं की तादाद निरंतर बढ़ रही है, जो बेखौफ होकर निजी स्वार्थ के चलते पुरुषों के विरुद्ध दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं। अगस्त 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा था कि दुष्कर्म के झूठे मामलों में खतरनाक वृद्धि हो रही है। केवल अभियुक्त पर दबाव डालने और उन्हें शिकायतकर्ता की मांगों के आगे झुकने के लिए ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2013 में देश की शीर्ष अदालत ने कैनी राजन बनाम केरल राज्य मामले में निर्णय देते हुए इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि दुष्कर्म के मामलों में न केवल पीड़िता के बयान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, बल्कि उसे ससम्मान स्वीकार भी कर लिया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब न्यायालय को संशय होता है, और अगर इन परिस्थितियों के बीच पीड़िता के बयान को स्वीकार किया जाए तो वह उचित नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय ने यह वक्तव्य केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील के दौरान दिया था। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए दुष्कर्म के दोषी को बरी कर दिया था। शीर्ष न्यायालय की यह चिंता भारतीय समाज में पुरुषों के न्यायोचित अधिकार की पैरवी अवश्य करती है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि सामाजिक तथा पुलिस प्रशासन को व्यवस्थागत भूमिका पुरुषों को ही दोषी मानकर चलती है। छद्म नारीवाद समर्थक इस तथ्य को हर स्थिति में स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि महिला द्वारा उच्चारित हर वाक्य पूर्ण सत्य है और उस पर शंका करना महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इस विचारधारा के पोषक पुरुषों को दोषी सिद्ध करने के लिए वे सभी हथकंडे अपनाते हैं जिससे वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि पुरुष की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हो। महिलाओं को हर स्थिति में दोष मुक्त मानने का सोच भारत ही नहीं विश्व भर में व्याप्त है। ब्रिटेन के प्रेस्टन क्राउन कोर्ट का मार्च 2023 का निर्णय 22 वर्षीय महिला एलनोर विलियम्स के झूठ की पोल खोलता है। विलियम्स ने अपने चोटिल चेहरे की फोटो फेसबुक पर डाली और अपनी शारीरिक पीड़ा को दोष कुछ उन पुरुषों पर मढ़ा जिनके ऊपर वह पूर्व में दुष्कर्म का आरोप लगा चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि जिस स्थान पर वह रहती थी वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बिना सत्यता की परख के आरोपित को सामाजिक रूप से इस तरह प्रताड़ित किया गया कि उनमें से एक ने आत्महत्या का प्रयास किया, जबकि पुलिस जांच में यह सत्य सामने आया कि विलियम्स द्वारा झूठी पोस्ट डाली गई थी। बिना किसी अपराध के सभी आरोपितों को महीनों जेल में रहना पड़ा, जिससे उनका सामाजिक और पेशेवर जीवन तहस-नहस हो गया। विलियम्स का झूठ सामने आने पर न्यायालय ने उसे 8.5 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी कहा कि जोखिम है कि इस प्रतिवादी विलियम्स के कार्यों के परिणाम स्वरूप वास्तविक पीड़ित के आरोपों पर लोगों के विश्वास करने की संभावना कम हो। दुष्कर्म के झूठे आरोपों के बढ़ते मामलों पर गिल्ट बाय एजुकेशन, द चैलेंज ऑफ प्रूविंग इनोसेंस इन द एज ऑफ मी टू के लेखक एलन डिस्टोरविट्ज कहते हैं कि समाज में पुरुषों की स्थिति एक विचित्र खलनायक की भांति है। अगर कोई पुरुष स्वयं पर आरोप लगाने वाली महिला को झूठी कहता है, तो वह किसी महिला को झूठी कहने का दोषी माना जाता है, और अगर वह आरोप को स्वीकार नहीं करता तो भी उसको ही दोषी माना जाता है। कुल मिलाकर यह एक चक्रव्यूह की भांति है, जहां पुरुष हर स्थिति में
दोषी माना जाता है। न्यायालय, पुलिस और हमारा समाज पुरुषों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते दिखाई नहीं देते। यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड का वर्ष 2016 में प्रकाशित शोध द इम्पैक्ट ऑफ wrongly accused ऑफ एब्यूज इन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रस्ट विक्टिम्स वॉइसेस बताता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर भी दुष्कर्म के आरोपितों को बिना सत्यता परीक्षण के अन्य किसी अपराध के आरोपितों की अपेक्षा कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आरोप मात्र से ही उनकी पेशेवर जिंदगी खत्म हो जाती है। वित्तीय बोझ और झूठे आरोपों का कलंक उन्हें गंभीर रूप से अवसादग्रस्त बना देता है। इस सत्य से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि दुष्कर्म किसी भी महिला के लिए जीवन पर्यंत न भरने वाला घाव है, लेकिन ठीक इसी तरह की स्थिति दुष्कर्म के झूठे आरोपों के बीच जीने वाले पुरुष की भी है। इसीलिए आवश्यक है कि दुष्कर्म के मामले में जब भी प्राथमिकी दर्ज हो तो आरंभिक चरण से ही पुरुष को दोषी न मान लिया जाए, क्योंकि पूर्वाग्रहों से भरा यह सोच न्याय की राह को बाधित करता है। तो बहुत ही अच्छा आज का यह लेख रहा। लेखिका है, समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रितु सारस्वत। डॉक्टर रितु सारस्वत जी का यह संपादकीय दुष्कर्म के झूठे मामलों की खतरनाक वृद्धि, तो यह बात कहीं न कहीं सत्य भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गलत आरोप लगा दिए जाते हैं और इसका दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ता है। कभी कभी यह भी होता है कि जो वास्तव में पीड़ित है उसको भी लोग उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में अव्यवस्था का माहौल बने। एक व्यवस्थित न्याय व्यवस्था, व्यवस्थित समाज का निर्माण हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की संपादकीय से हमने बहुत कुछ जानने समझने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों को भी आज की यह संपादकीय अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए संपादकीय।